नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये बात ध्यान से सुनिए। दरअसल वित्त मंत्री पूरे साल का बजट पेश नहीं करेंगी, बल्कि कामकाज का लेखा जोखा पेश करेंगी और सरकार के बाकी कार्यकाल के लिए संसद की मंजूरी लेंगे, जिसे अंतरिम बजट कहा जाता है। किसी देश का बजट देश के पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। यह एक योजना होती है कि पैसा कहां से आएगा और सरकार उसे कैसे और कहां खर्च करेगी। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि अंतरिम बजट वर्तमान सरकार को देश को ईंधन देने के लिए धन प्रदान करता है। जब तक कि नई सरकार नहीं आती और पूर्ण बजट पेश नहीं करती, बजट सत्र बुधवार यानी आज 31 जनवरी शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। बाद में गुरुवार सुबह यानी कल सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेगी, तो वह लगातार छठी बार बजट पेश करने के पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी भाई देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। अर्थ मंत्री सीतारमण लगातार 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। वह छठी बार अंतरिम बजट पेश करेंगी और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा से भी आगे निकल जाएंगी। मोरारजी भाई देसाई ने 1959 से लेकर 1964 के बीच 5 वार्षिक और 1 अंतरिम बजट पेश किए थे। इसके आगे भी देसाई वित्त मंत्री भी बने और उनके नाम सबसे ज़्यादा 10 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। अब चलिए मान लेते हैं कि ये 1 रुपया बजट है, तो इसमें 2 पैसे डेट कैपिटल के माध्यम से आते हैं, 4 पैसे कस्टम के माध्यम से आते हैं, 6 पैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट से आते हैं, 7 पैसे एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, 15 पैसे कॉरपोरेट टैक्स के माध्यम से, 17 पैसे जीएसटी से, 34 पैसे कर्ज के माध्यम से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 पैसे पेंशन पर खर्च किए जाते हैं, 7 पैसे अनुदान पर, 8 पैसे संरक्षण पर, 8 पैसे कई छोटी छोटी चीज़ों पर, 9 पैसे वित्त आयोग पर, 9 पैसे केंद्र पुरस्कृत योजनाओं पर, 17 पैसे केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं पर, 18 पैसे राज्यों के अलग अलग कर होते हैं उन पर, और 20 पैसे ब्याज पर। तो इस तरह से कुछ कुल बजट होता है। अब देखते हैं कि संविधान क्या कहता है इसके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 112 कहता है कि सरकार हर साल अपने राजस्व यानी कमाई और व्यय यानी खर्चा, तो सरकार हर साल कमाई और खर्चे का पूरा लेखा जोखा लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। अब आते हैं संविधान के अनुच्छेद 114 पर। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार विनियोग विधेयक के माध्यम से लोकसभा की अनुमति से ही आरक्षित निधि से पैसा निकाल सकती है। इसके बिना पैसे नहीं निकाल सकते। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण लग रही है, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि सरकार कोई बड़ी घोषणा क्यों नहीं कर सकती। तो सरकार आमतौर पर अंतरिम बजट पेश करते समय कोई बड़ी घोषणा नहीं करती है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के तहत अंतरिम बजट पर भी कुछ सीमाएं लगा दी है। आइए जानते हैं कि इसे बजट ही क्यों कहते हैं। ब्रिटिश काल में वित्त मंत्री सभी विभागों का लेखा जोखा एक चमड़े के बैग में लाते थे। इस बैग को फ्रेंच में बॉगेट और अंग्रेजी में बजट कहा जाता है। इस प्रकार इस बैग का नाम ही अर्थसंकल्प के लिए आदर्श बन गया। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने चमड़े के बैग की जगह बही खाता लाने की प्रथा शुरू की। चमड़े का थैला एक ब्रिटिश परंपरा थी। सीतारमण ने यह भी कहा था कि बही खाता एक भारतीय परंपरा है। यह मेरी माँ थी जिन्होंने मुझसे शाही मुहर वाला
एक नया बैग डिजाइन कराया। चाहे देश हो या घर, व्यय और आय के सामंजस्य को बजट कहा जाने लगा। यह सरकार आगामी लोकसभा चुनाव तक 5 महीने और काम करेगी। ऐसे में वित्त मंत्री साल भर का बजट नहीं बना सकते। अर्थ मंत्री इन्हीं कुछ महीनों का बजट पेश करेंगे और नई सरकार जून जुलाई में पूरा बजट पेश करेगी। अब आइए जानते हैं कि इसे अंतरिम बजट ऐसा नाम क्यों रखा गया। 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। 15 दिन बाद 1948-49 का पूरा बजट फिर से पेश किया गया। इस समय 26 नवंबर 1947 के बजट को चेट्टी ने अंतरिम बजट बताया और अंतरिम बजट की अवधारणा अस्तित्व में आई। भारत का संविधान ऐसे अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आजाद भारत का पहला बजट 197.39 करोड़ का था और 2023 में पेश किया गया बजट 45.03 लाख करोड़ रुपयों का था। 1947 से अब तक देश में 73 आम बजट और 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार खर्च कहां कहां करती है। तो हर महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन, उज्ज्वला योजना के तहत करीब 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता। अब जानते हैं उद्योग महासंघ को बजट से कुछ उम्मीदें हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII ने बजट प्रस्तुति से पहले कुछ सिफारिशें की है। यह कुछ ऐसी है। विनिवेश लक्ष्य हासिल करना, विनिवेश के लिए 3 साल की समय सारिणी तैयार करना, GST में पेट्रोलियम, बिजली और रियल एस्टेट को शामिल करना और त्रिस्तरीय दर संरचना का लक्ष्य, एक अलग निवेश मंत्रालय का निर्माण करना, पूंजीगत व्यय को 20% बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपए करें। तो ये कुछ सिफारिशें हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की। अब आइए जानते हैं कि दोनों बजट में क्या अंतर है। 2019 में अंतरिम बजट तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल के जरिए सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी थी। हालांकि इस बार 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया जाएगा। संपूर्ण बजट जिसमें सरकार की साल भर की वित्तीय योजना, आय, व्यय, नीतियां, योजनाओं की घोषणा शामिल होती है। पूरे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए लागू होता है। टैक्स को लेकर सरकार नई नीति लागू कर सकती है। लोकसभा में व्यापक चर्चा के बाद इसे मंजूरी मिल सकती है। अंतरिम बजट में नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अस्थायी रूप से आय और व्यय की योजना बनाई जाती है। चुनावी वर्ष में आमतौर पर मतदान से पहले कई महीनों तक कोई नीति, कर या कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाती। सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च के लिए ही संसद की मंजूरी मांगी जाती है। अब जानते हैं कि सरकार को आय यानी उनकी इनकम कहां से होती है, कैसे होती है। तो देश को टैक्स, राजस्व, ऋण और जैसे कई तरीकों से आय प्राप्त होती है। यह सारा पैसा देश की संचित निधि में जमा किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। देश की संचित निधि पर संसद का स्वामित्व होता है। इस फंड से 1 पैसा भी निकालने पर लोकसभा की मंजूरी जरूरी होती है। सरकार वेतन, पेंशन, कर्ज चुकाने और विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है। चलिए अब जानते हैं कि देश कितने प्रकार के कर्ज लेता है। पहला है घरेलू उधार। सरकार बीमा कंपनियों, कॉरपोरेट कंपनियों, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से उधार लेती है। सार्वजनिक ऋण, ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉक्स, लघु बचत योजना आदियों से। और बाह्य ऋण जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से। और कुछ अन्य ऋण भी होते हैं। ये ऋण स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं
उदाहरण के लिए 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रखकर पैसा जुटाया था। चलिए जानते हैं कि सरकार पर कर्ज कितना है। तो कर्ज का आंकड़ा है 152.61 लाख करोड़। 2022-23 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकार पर कुल कर्ज 152.61 लाख करोड़ रुपए है। इसमें 148 लाख करोड़ का आंतरिक कर्ज यानी घरेलू कर्ज और करीब 5 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज शामिल है। तो दोस्तों वीडियो आपको 100% नॉलेजेबल लगी होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करना ज़रूर ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।